गाजा सीज फायर ने पूरी तरीके से दुनिया को हतप्रभ कर दिया है। ये मैंने कल आपको बताया था। आज की क्या खबर है? आज की ये खबर है कि गाजा सीज फायर जस के तस चल रहा है। नेतन्याहू के पास इतनी हिम्मत नहीं है। उसके मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम गाजा के एक एक बच्चे को मार देंगे, ये कहते थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो, आज भीगी बिल्ली की तरह दो मिला रहे हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि गाजा सीज फायर अभी तक फॉर्मली अनाउंस नहीं हुआ है। और फॉर्मली अनाउंस वो नहीं होगा क्योंकि एक दो दिन उसमें लगेंगे जब सारे डिटेल्स वर्कआउट होंगी। क्योंकि अभी भी हमास ने जो अपना रिस्पॉन्स है, जो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, वो सबमिट कर दिया है। नेतन्याहू ने अपनी बहुत सारी शर्तें छोड़ दी जो मैंने आपको कल बताया, खासतौर पे नेत्जिम कॉरिडोर और फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे जो इजराइल का कब्जा था, वहां से भी इजराइल हटने को तैयार हो गया है। हालांकि इसमें देखिए ये डिपेंड करेगा बहुत सारा कि कैसे एक्चुअली जो रियल सिचुएशन ग्राउंड पे ये सीज फायर इंप्लीमेंट कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी ये साफ नहीं है कि वो पहला फेज 3 हफ्ते का होगा, फिर दूसरा फेज 3 हफ्ते का, फिर तीसरा कितने दिनों का, ये अभी एक तो क्लियर नहीं, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज और जो एक अभी साफ नहीं है, और मेरे ख्याल से जानबूझ के इसको दोनों पार्ट जो इजराइल है और हमास जानबूझ के इसको अभी उतना बाहर नहीं कर रहा है, क्योंकि तुरंत एक बवाल दुनिया में मचने लगता है। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो गद्दार महमूद अब्बास की है, वो भी बीच में अपना अड़ंगा लगा रही है कि नहीं नहीं कोई भी सीज फायर, चलो सीज फायर कर लो, लेकिन उसके बाद जो भी सरकार होगी वो हमारी होगी। और हमास उसको कूटे जा रहा है। मतलब अभी आज जो वेस्ट बैंक में हुआ, कल भी और आज मिला के, वो भी आपको हम बताएंगे, उसके बारे में डिटेल बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी लड़ाई जारी है। इजराइल ने आज अकेले करीब 62 फिलिस्तीनी सिविलियंस की जान ली है, और हमास ने फिर से वहीं बेथनून में एक बड़ा हमला किया और जबलिया में 2 हमले किए, जिसमें करीब 11 इजरायली सोल्जर्स घायल हैं और करीब 4 की मृत्यु हो चुकी है। ये देखिए आज की घटना है। ये वही बात है कि पिछले जो 1.5-2 महीने में जो 55 इजरायली ऑफिसर्स और सोल्जर्स मारे गए, पिछले हफ्ते 10 दिन में जो 15 इजरायली सोल्जर्स और ऑफिसर्स मारे गए, मतलब मोर देन 1 अ डे। इस तरह की कैजुअलिटीज इजरायली सोल्जर्स ने कभी देखी नहीं थी। और आज देखिए एक दूसरे चैनल को मैं इंटरव्यू दे रहा था, उसमें मैंने कहा कि दुनिया ने ये कभी नहीं देखा। और मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इवन वियतनाम वॉर में इस तरह का हीरोइज्म देखने को नहीं मिला था। अब एक समूह लड़ता था। वियतनाम ने भी पूरी दुनिया को हतप्रभ कर दिया था। लोग नहीं समझ पा रहे थे कि किसान, वियतनाम में जो किसान है वो कैसे इतनी बड़ी ताकत अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने 10 साल लड़ाई लड़ी, 58,000 अमेरिकन मारे गए, 1 मिलियन वियतनामीज मारे गए, 10 लाख। लेकिन वो जीत गए और आज उनकी इकोनॉमी ऐसी है कि वो अमेरिका को बहुत सारे जो एक आइटम्स हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अमेरिका उन पर डिपेंडेंट है बहुत सारी चीजों को लेके। तो अब आप ये सोचिए कि ये तो वियतनाम की बात हुई। जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, जो हमास ने किया, वो दूसरे लेवल का है। क्योंकि ये वियतनाम नहीं है, यहां पर गांव नहीं है, जंगल नहीं है। वियतनाम में याद रखिए, नॉर्थ वियतनाम में एक कम्युनिस्ट सरकार हो ची मिन की थी, और वो एक सरकार थी, प्रॉपर रिकग्नाइज थी, और वो पूरी तरह से चाइना रशिया को उसको सपोर्ट था, और वो लड़ रही थी। यहां पर इस तरह की कोई बात नहीं थी। यहां पर सारे अरब देश हमास से उस तरह से संबंध काट चुके थे, मौखिक जो भी कहें समर्थन देते हुए, लेकिन फाइनेंशियल समर्थन सिर्फ और सिर्फ ईरान दे रहा था। और उसके बाद हिजबुल्ला ने पूरा मिलिट्री लेवल पे पूरा सपोर्ट किया, मारा इजरायलियों को मार मार के, ताकि नॉर्दर्न फ्रंट पूरा कोलैप्स हो गया इजरायलीज का। उनको लेबनान इन्वेड करना पड़ा, अपने को ओवरस्ट्रेच करना पड़ा। और ये भी एक कारण है कि इजरायली सेना इतनी फैल गई कि सीरिया में भी, लेबनान में भी, कि गाजा में उसने जो पिछले 1.5 महीने में मार खाई, वो भी देखिए। जो हमास ने जो, अब आप देखिए, जो दिसंबर और जनवरी के दिनों में जो गाजा में, नॉर्थ गाजा में इजरायली सेना ने मार खाई, उसकी तैयारी हमास ने अक्टूबर और नवंबर, जो मतलब जो लेबनान में लड़ाई हुई थी, और उस तरफ पूरा फोकस नेतन्याहू को शिफ्ट हो गया था। उस समय हमास ने अपने को रिग्रुप किया और अपनी फिर से तैयारी की और नॉर्थ गाजा पे कॉन्सेंट्रेट किया। अब आप देखिए ये किस तरह से पूरा लुका छुपी का खेल चल रहा है। इजराइल ने सोचा कि गाजा में हम हार रहे हैं, अक्टूबर की बात बता रहा हूं,
गाजा में हम हार रहे हैं। ईरान ने भी स्ट्राइक कर दिया 1 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को वापस इजराइल ने किया, लेकिन वो जानता था ईरान फिर मारेगा, तो उसने कहा चलो लेबनान में लड़ाई कर दो। लेबनान में लड़ाई करके उसने क्या सोचा था कि हम नॉर्थ में जो हिजबुल्लाह का फायर आ रहा है उसको सेटल कर देंगे और उसके बाद साउथ में यानी गाजा स्ट्रिप में हमास से निपट लेंगे अकेले। लेकिन उस बीच में हमास ने अपने को रिग्रुप कर लिया और ईरान ने वेस्ट बैंक में हथियार पहुंचा दिए। तो ये जो दो डेवलपमेंट हुई ये इजराइल नहीं समझ पाया, नहीं देख पाया, अमेरिका नहीं समझ पाया, ब्रिटेन जिसने आज एडमिट किया कि हमारे स्पाई प्लेन्स लगातार वहां घूमते हैं और इजराइल को इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरा मतलब आप सोचिए ये उन्होंने एडमिट किया। ये इस सबके बावजूद नवंबर 28 को जो संधि हुई लेबनान की, उसके पहले जो पूरा जो 1 महीने की लड़ाई चली, उस दौरान हमास ने अपने को फिर से रिग्रुप किया। हालांकि लगातार इजरायली बम्बार्डमेंट चल रहा था नॉर्थ गाजा का, लेकिन फिर भी हमास ने अपने को रिग्रुप किया क्योंकि उस तरह का कंसंट्रेशन नहीं था। और उसके बाद जब ये सोचा नेतन्याहू ने कि अब हम हिजबुल्लाह के साथ संधि करके और सीरिया में जो हुआ और उसमें जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को सेटबैक लग गया, तो अब हम हमास को मारेंगे। और उधर हमास तैयार था, उसके लिए वो तैयार था और उसने इधर से पूरी तरह उसने सोच ही रखा था कि यही होना है, इजराइल आएगा फिर से और नॉर्थ गाजा को एक रेजिस्टेंस फ्री जोन डिक्लेयर करेगा और उसको मॉडल के रूप में पेश करेगा, और वही हुआ और उसके लिए हमास तैयार था। मैं फिर आपसे कह दूं, यह वीडियो आप अंत तक देखिए, इसमें बहुत सारी नई जानकारियां हैं अमेरिका को लेके, क्योंकि देखिए ट्रंप, लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की वजह से सीज फायर हुआ। ठीक है, एक समय हमने भी हमेशा कहा है कि ट्रंप एक अलग तरह की चीज है, वो उस तरह का राइटिस्ट नहीं है, उसको अमेरिका की ज्यादा फिक्र है, और उससे ज्यादा वो ये भी वो नेतन्याहू से चिढ़ता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो लोग समझ ही नहीं पाते। और उसने देखिए, मैंने बताया था आपको कि उसने जो कुछ लोग जो गाली नेतन्याहू को दे रहे थे अमेरिकन, उनके पुराने वीडियोस उसने पोस्ट करना शुरू कर दिए थे। तभी से मैं समझ गया था कि ये नेतन्याहू को एक जूता मारने वाला, लात मारने वाला एक आ गया है प्रेसिडेंट, और ये मारेगा। ये कोई ये नहीं है कि इसको फिलिस्तीनियों से मोहब्बत है या आज़ादी से मोहब्बत है या फिलिस्तीनी स्ट्रगल से बहुत मोहब्बत है, नहीं। ये अपने इंटरेस्ट में देख रहा है, अपना इंटरेस्ट देख रहा है कि इजराइल जो है वो हमारी लुटिया डुबा रहा है, इतना पैसा। अब सोचिए कैलिफोर्निया में जहां आग लगी हुई है वहां पर 1.7 मिलियन की कटौती इन्होंने उसके फायर फाइटिंग बजट से की, और $616 मिलियन कैलिफोर्निया स्टेट ने अकेले इजराइल को दिया। जो अमेरिकन एड है $22 बिलियन की, वो अलग है। तो अभी देखिए अमेरिका की जो इकोनॉमी, यहीं से हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अमेरिका की देखिए जो इकोनॉमी है, 711 बिलियन, $711 बिलियन का अमेरिका पे कर्ज है। अब आप सोचिए, इसको अगर आप उसमें देखिए तो करीब आप समझ लीजिए $70,000 करोड़, $70,000 करोड़। $1 85 रुपए को हो गया, 86 रुपए पहुंच रहा है। तो 71,000 समझ लीजिए, मोटा मोटी 71,000 करोड़ डॉलर। अब आप देख लीजिए 1,000 करोड़ जो डॉलर है, ये करीब 85,000 करोड़ रुपए हुआ। तो आप 7 × 85 करके देख लीजिए इनका डेट जो है वो कहां पहुंच रहा है, करीब 50 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच रहा है। और भारत का डेट देखिए 1 लाख करोड़ अभी है, रुपी मतलब वो भी इसमें रुपीज में 1 लाख करोड़, उसके ऊपर रुपीज में डेट है। तो अब आप ये देखिए कि जो अमेरिका जो है वो जिस डेट से गुजर रहा है, ये डेट कैसे बना? ये बाइडेन की ईयर्स में बना। बाइडेन ने पूरा अपना लिबरल इंपीरियलिज्म की आइडियोलॉजी के तहत उसने पूरा फैला दिया कि हर जगह इन्वेट करो, हर जगह यूक्रेन में वॉर करा दी, ये सब जगह, और इतना पैसा बाहर भेजा, इतना पैसा बाहर भेजा है कि ट्रंप कह रहा है कि अगर डॉलर गिर गया, अगर ब्रिक्स ने ऑल्टरनेटिव करेंसी ब्रिक्स ले आया, तो अमेरिकन इकोनॉमी बैठ जाएगी, तीसरी दुनिया के हम देश बन जाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरी खबर सीरिया से जो आई है। सीरिया में मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस शुरू हो गया है, लेकिन एशिया सरकार नपुंसकों की, जो जुलानी नपुंसक, उसकी जो सरकार है, उसने इजराइल ने 3,300 कम्बैट इक्विपमेंट सीरिया से चोरी कर लिया। और जब मैं ये पढ़ता हूं मेरी सुलग जाती है, मेरे अंदर आग लग जाती है। मुझे उन लोगों की शक्ल याद आती है जिन लोगों ने सीरिया का सपोर्ट किया था। तुम लोगों को तो हम लोग निपटेंगे, मंगल पांडे सेना, ये कसम है, हम संघियों से भी निपटेंगे, तुमसे भी निपटेंगे। तुमने जो गद्दारी की फिलिस्तीनियों के साथ, कसम है ये, कसम है ये, और इसको हम करके रहेंगे। तुम देखोगे इसको, जब तुम्हें दर्द होगा उस समय तुम देखोगे। 3,300
सीरियन आर्मी के कम्बैट इक्विपमेंट 80% सेना तो डिस्ट्रॉय मतलब जो पूरा इक्विपमेंट है इजराइल ने बम्बार्डमेंट में, और अभी 3,300 कम्बैट इक्विपमेंट चुरा लिए। मतलब उसमें जीप हैं, उसमें गन्स हैं, उसमें सब कुछ है, चुरा के ले आए ये चोर। असल में इन्होंने देखो फिलिस्तीनी लाशों से चोरी की, ये ऑर्गन हार्वेस्टिंग करते हैं इजरायली। सीरिया में इन लोगों ने 3,300 असलहे, क्या कहें उसको, असलहे कहें, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कहें, आर्टिलरी गन्स कहें, वो लूट लिए। लेबनान में अभी तक लूट रहे हैं, जहां मिल रहा है, कहीं लकड़ी मिल जा रही वही लूट रहे हैं। अरे मतलब एकदम जो थर्ड रेट एक आर्मी होती है वो। इसीलिए देखिए मैं आगे बताऊंगा कि हमास ने इनको कैसे, हालांकि गाजा में इन्होंने अपने सबसे अच्छे जो ट्रेंड लोग हैं, लुटेरों से थोड़ा बच के इन्होंने भेजा, वो भी मार खा गए। कैसे सब हुआ वो भी आज बताएंगे, क्योंकि आज बड़ा ऐतिहासिक, और ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए आप लोग धैर्य के साथ इसको आपको सुनना होगा। हम ये इतना कम से कम फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को ओ करते हैं, उसने दुनिया का आठवां अजूबा उसने कर दिया। मैं फिर आपको याद दिला दूं, मारेव अखबार ने कल ही कह दिया था कि पूरा मिडिल ईस्ट हमारे सामने सरेंडर हो जाए, लेकिन हमास हमारे सामने सरेंडर नहीं होगा, हम गाजा नहीं जीत सकते। आज देखिए जिस वक्त पूरा ये सीज फायर की बातें चल रही, उस समय अल बुखारी मस्जिद जो ईस्ट ऑफ जबलिया कैंप में है, नॉर्थ गाजा, फिर वही बेत हनून के पास, वहां पर एक बड़े जो इसकी इजराइल की एक फोर्स थी, उस पर पूरा सीधे शेलिंग की। अब ये जो सीधे शेलिंग हो रही है, इसके ये भी देखिए नई टैक्टिक्स, और इससे बेत हनून में जितने लोग मारे गए हैं 15 से ज्यादा, उस तरह से जबलिया में भी आज देखिए इसमें कम से कम 2 इजरायली सोल्जर मारे गए। उसके बाद देखिए तीसरी एक और घटना बेत हनून में हुई, जहां 2 और इजरायली सोल्जर्स मारे गए। मैंने कहा था शायद पहले, सही फिगर में मैंने शायद बताया कि नहीं पता नहीं, 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं, 11 घायल हैं। अब एक बेत हनून में एक और घटना हुई जिसमें अचानक हमास के फाइटर्स ने अटैक किया, और नहाल ब्रिगेड जिसका काल बन गया है हमास, उसी के लोग मारे गए हैं पूरी की पूरी तरह से, और उनको जेरूसलम के अस्पताल में ले जाया गया। मतलब ये आप खौफ देखिए, मतलब यहां पर गाजा के आसपास के हॉस्पिटल्स में, क्योंकि हमास कभी भी रॉकेट मार सकता है, इनकी तो ये हालत हो गई। उसके बाद देखिए एक वीडियो आया जो करीब मेरे ख्याल से 9 तारीख का है, 9 जनवरी का, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से स्नाइपर फायर से, मतलब 12 इजरायली सोल्जर्स खड़े हैं, उसमें से हमास के स्नाइपर ने एक इजरायली सोल्जर को चुन के उसको मार दिया। और वो जो सोल्जर था वो गाजा में बहुत सारी जो इस तरह के मानवाधिकार उल्लंघन है उसने किया था, लुटेरा था, चोर था, हत्यारा था, उसको मार दिया। उसके बाद देखिए अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन, उन्होंने कहा, अब ये देखिए ब्लिंकन, मतलब ब्लिंकन खुद भी जीव, और इन्होंने सबसे ज्यादा नरसंहार का समर्थन किया है। ब्लिंकन ने कहा, और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी भी 20 जनवरी को ट्रंप शपथ लेंगे, उसके बाद तो ऑब्वियसली इनको जाना है। इन्होंने कहा कि हमास को सैन्य रूप से नहीं हराया जा सकता, इसलिए हमने सीज फायर किया। ये देखिए साफ, हमास को सैन्य रूप से नहीं हराया जा सकता, और इसीलिए हमने हमास ने लगभग उतने ही नए लड़ाके भर्ती किए हैं जितने उसने खोए हैं। यह बात मैंने आपको कब बताई थी, कितने दिन पहले बताई थी। और ये देखिए ब्लिंकन ने आज ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया कि हमास को हराया नहीं जा सकता, उसने उतने नए लड़ाके भर्ती किए जितने उसने खोए हैं। अब आप सोचिए पूरी तरह से। अच्छा, फिर देखिए वेस्ट बैंक में एक और बड़ी घटना हुई। वेस्ट बैंक में आज सुबह ही हो गया, कल रात को इजराइल ने एक स्ट्राइक की वहां पर, और वहां पर सोचिए वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी रो रही है कि इजराइल क्यों स्ट्राइक कर रहा है, हमें करना चाहिए। तो मतलब महान इनका भी कंगाली जो है, खासतौर पे जो पॉवर्टी ऑफ माइंड, जो दिमाग की कंगाली हो गई है। तो वहां पर जनिन में कल रात इजराइल ने एक स्ट्राइक की, बहुत शायद पहली बार एयर स्ट्राइक की, जिसमें 6 लोग मारे गए, 6 फिलिस्तीनी मारे गए, एक बच्चा भी था, उसमें 3 लड़ाके थे, बाकी सब सिविलियंस थे, और उसमें एक बच्चा भी था। उसके बाद सुबह ही कबतिया में, जनिन में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने एक्सप्लोजिव डिवाइस वहां भी बिछा दी, जिससे ये लोग इतना घबराए हुए हैं। बेत हनून में जिन एक्सप्लोजिव डिवाइसेस ने
जो ज़मीन में प्लांट कर रहे हैं, लोग गाड़ियों में रख दे रहे हैं, जिनसे पूरा इजराइल खौफ खाया हुआ, वो इन्होंने वहाँ पर इस्तेमाल कर दिया। उससे पूरा का पूरा एक इजरायली जीप उड़ गई, उसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, उसमें से 2 मरणासन्न हैं, और फिर उसके बाद उस पर फायरिंग की, जिसमें 2 और लोग थे, वो भी बुरी तरह से घायल हो गए। उसके बाद देखिए जबलिया से एक और खबर आई, 2 खबरें। जब मजाया और इज़बित मालिन जो इलाके हैं जबलिया कैंप में, वहां पर थाके बॉम्ब्स प्लेस किए, वो बॉम्ब एक्सप्लोड किए, इजरायली सोल्जर्स मारे गए, और 6 घंटे बाद उसी जगह पर 2 और बॉम्ब डेटोनेट किए। सोचिए आप, 2 बॉम्ब ये डेटोनेट किए, इजरायली सोल्जर मारे गए पहले, फिर ये मजाया और इज़बित मालिन में 2 और बॉम्ब डेटोनेट किए, जिससे 2 मरकवा जो व्हीकल्स हैं, टैंक नहीं व्हीकल्स, वो भी मरकवा एक जो उनकी व्हीकल्स हैं वो उड़ गई, और जिसमें इजरायली सोल्जर्स मारे गए। अभी इसका आंकड़ा नहीं आया है, जो बेत हनून की घटना में और एक दूसरी घटना में जो 4 मारे गए, जेनिन का अभी देखिए वो घायल है, और इस घटना में ये जो नवीनतम घटना है इसमें कितने लोग मारे गए ये अभी क्लियर नहीं है। फिर देखिए यमन ने आज फिर हैरी ट्रूमैन पे मारा। यमन एकमात्र ताकत है जो फिलिस्तीनियों के साथ, ईरान तो है ही खैर सबसे ज़्यादा, ईरान, और क्योंकि सीरिया गिर गया है, ईरान, इराक, लेबनान के बाद जो सबसे बड़ी ताकत यमन, उसने लगातार देखिए हैरी ट्रूमैन इतनी मुश्किलों से, एक गरीब देश ने एक इतनी बड़ी जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको 4 तो वापस कर चुके हैं, ये 5वां है, इसको भी ऑलमोस्ट इन्होंने एकदम छलनी कर दिया लिटरली, और ये जो है पीछे हटेंगे। उसके बाद देखिए बेन गिविर, जो इजराइल के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस ये आ गई है कि बेन गिविर ने आज कह दिया कि हमने डील सबोटाज की, जो पहले जो डील सबोटाज हो रही थी, क्योंकि ये डील वही है ना जो जुलाई में एक बात हुई थी कि भाई, और उसको हमास ने एक्सेप्ट कर लिया था, कहा था हम बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं लगाएंगे, बस इजरायली सेना हट जाए, और जो डिस्प्लेस हुए हैं, जो लोग नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा भेजे गए हैं, उनको वापस आने की इजाज़त होगी। ये सारी चीज़ें हमास ने कहा था, ये इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा उस समय भी, और आज वही डील मानी है नेतन्याहू ने। तो इस पर बेन गिविर ने कहा कि पहले हमने टारपीडो कर दी थी। अब एक इजरायली पत्रकार ने कहा कि बेन गिविर मूर्ख है, हम लोग हमेशा इजराइल का ये स्टैंड रहा है कि हमास ने हमेशा डील तोड़ी है, ये खुद कह रहा है कि इजराइल ने तोड़ी है। अब आप देखिए जब राजनीतिक दिवालियापन जब आता है तो इसी तरीके से आता है। उसके बाद देखिए जो एक पूरी एक नई लिस्ट आई, कितने लोग देखिए गिरफ्तार हैं, उसमें करीब इजराइल ने ऐसे 3000 से ऊपर नाम दिए जिनको वो छोड़ सकता है। अभी देखिए इसमें एक और चीज़ हो रही है कि हमास ये कह रहा है कि नहीं, तुम जो छोड़ सकते हो वो तो है ही, तुमने जो जिन लोगों को लंबे लंबे सेंटेंसेस दिए हैं उनको भी तुम्हें छोड़ना होगा। और ये चीज़ अब ये भी एक पहलू था जिसपे नेतन्याहू ने कहा था कि हम मरवान बरगूती को नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं, लेकिन उस पर भी मान गया है नेतन्याहू। ये एक मामला फंसा था, तो उसने आज जो लिस्ट रिलीज की है 3000 से ज़्यादा प्रिजनर्स की, वो ऐसी लिस्ट है जो उसमें जो पहले बैच में इजराइल जिनको छोड़ेगा 3000 से ऊपर, और करीब देखिए 6 से 7 हज़ार, अभी तक खबर आ रही थी 9,000, लेकिन जो एक्चुअल फिगर अब आया है कि क्योंकि कई लोगों को इजराइल ने इधर चुपचाप छोड़ा, बहुत सैकड़ों लोगों को, मेरे ख्याल से उसकी संख्या अभी नहीं आई है, लेकिन सैकड़ों लोगों को छोड़ा है। और हमास भी टैबलेट नहीं कर पाए क्योंकि हमास तो लड़ रहा है, तो वो अभी देखिए तो उसकी जो पूरी जो फाइनल आंकड़े हैं, कितने कैदी हैं, कितने छोड़े जाएंगे, उसमें देखिए अधिकांश छोड़े जाएंगे, जिनको लाइफ सेंटेंस है वो 100% छोड़े जाएंगे। और जो बहुत लोगों की, हम लोग की जो दर्शक हैं उनकी जो चिंता है कि इजराइल कहीं धोखा ना दे दे, उसके लिए हमास तैयार है। हमास इसके लिए भी तैयार है कि अगर तुरंत 2 या 3 दिन में कुछ होस्टेजेस रिलीज़ किए हमास ने, और उसके बाद तुरंत इजराइल ने फिर से हमला कर दिया, हमास उसके लिए भी तैयार है। हमास इसके लिए भी तैयार है कि बीच में अगर थोड़ा बहुत वायलेशन इजराइल ने किया, जैसे वो लेबनान में कर रहा है, तो उसका भी जवाब हमास देगा। ये उसने पहले ही कह दिया, अमेरिका से भी कह दिया। और ट्रंप जो है, ट्रंप ने भी इस चीज़ को माना। आपको पता है ट्रंप का जो कल मैंने थंबनेल में यूज़ किया था, जो ट्रंप की इमेज आज भी मैं यूज़ करूँगा, वो जो उसको पूरा हरे कपड़ों में और हरा साफा को हरा वो बांधे हुए, बंदूक लिए हुए, बिल्कुल उसको जिहादी जो है, जो अंधभक्त हैं या जो दक्षिण पंथ है, उसको जिहादी डिक्लेयर करने में लगा हुआ है।
और ट्रंप जो है मुस्कुरा रहा है। ट्रंप को ने अपना खेल कर दिया, वो मुस्कुरा रहा है। अब देखिए जो बात सबके सामने है वो ये है कि ऐसा हमास ने क्या किया कि दुनिया में ऐसी लड़ाई आज तक किसी ने नहीं लड़ी। और बीबीसी के और अमेरिका की जो वेस्ट पॉइंट एकेडमी है, एक अमेरिका की जो सबसे जैसे हमारे यहाँ एनडीए है, वैसे अमेरिका की वेस्ट पॉइंट एकेडमी है जहाँ से सोल्जर्स और ऑफिसर्स ट्रेन होके निकलते हैं। उसके एनालिस्ट ने कहा, इसको कंपेयर किया जो बैटल ऑफ मोसुल हुई थी इराक वॉर के समय, बैटल ऑफ फलूजा हुई थी, और स्टालिनग्राड जो सबसे बड़ी लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, इसके बारे में मैं भी कह चुका हूं, मैंने कल भी मेंशन किया था। स्टालिनग्राड की लड़ाई महीनों चली थी, मतलब वो भी इतना 1.5 साल नहीं चली थी, वो भी महीनों चली थी, 7-8 महीना। और वहाँ पर एक रेजिस्टेंस, बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बिल्डअप हुआ था अंदर से, लेकिन उसमें बाहर से पूरा एक सोवियत आर्मी ने एनसर्कल कर लिया फिर जर्मन आर्मी को। एक बार जब जर्मन आर्मी स्टालिनग्राड में घुस गई तो वो भाई फिर भी स्टालिन एक के पास पूरा देश था, हालांकि मॉस्को तक जर्मन आर्मी पहुंच गई थी, फिर भी उसके पास पूरा देश था, ऑयल रिजर्व्स थे, सेना थी, और रशिया में मास कंस्क्रिप्शन था पूरा। वो लोग स्टालिनग्राड में मरते जाते थे रशियन सोल्जर्स, स्टालिन उनको भेजता जाता था, और बड़ी आयरन विल थी स्टालिन की। तो वो देखिए वहां पर एक अलग लेवल के रिसोर्सेस थे, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। इराक में भी जो हुआ उसमें भी देखिए बहुत सारे अरब देशों की मदद वहां पर पहुंच रही थी, जो अमेरिका से जो लोग लड़ रहे थे, और चुपचाप मदद पहुंच रही थी। जो अमेरिकन एलाइज थे उन तक मतलब वो भी पहुंचा रहे थे, और उधर ईरान भी मदद कर रहा था चुपचाप। दोनों मतलब एक जो इराक में जो पूरी लड़ाई लड़ी गई और जिसके चलते वहां से यूएस हटा, वहां पर ये भी हुआ। अफगानिस्तान में भी देखिए जो भी चीज हुई, अफगानिस्तान में गुरिल्ला वॉर लड़ी, अफगानियों ने अमेरिका को हराया, लेकिन अमेरिका ने कभी ये नहीं किया जो इजराइल ने किया था। इजराइल ने जो अभी नॉर्थ गाजा में किया, बार बार इजराइल से कहा, मतलब इजराइल की आलोचना होती थी कि आप लोग घुसते हो और वापस आ जाते हो और हमास फिर आ जाता है। तो इजराइल ने कहा कि नहीं, हम इस बार वापस नहीं जाएंगे, नॉर्थ गाजा को हम एक रेजिस्टेंस फ्री जोन बनाएंगे, यहीं रहेंगे, चाहे हमको सबको मार देना पड़े, हम सारे सिविलियंस को मार देंगे, हम हमास को पूरा खत्म कर देंगे, हम खत्म करके ही मानेंगे, हम यहां से जाएंगे नहीं। और तुम जब अंदर घुस के जाते थे, जैसे सबसे पहले देखिए 7 अक्टूबर के बाद नॉर्थ गाजा से ही गाजा का इन्वेजन इजराइल ने शुरू किया था, और दिसंबर 2023 में कह दिया था कि हमने नॉर्थ गाजा जीत लिया है। उसके बाद वहां से वो हट गए, हमास फिर आ गया। अब जब उसके बाद पूरा साउथ तक गए ये लोग, राफा तक गए, वहां सब पिट के आ गए। फिर इजराइल ने कहा नहीं, हम फिर नॉर्थ गाजा जाएंगे, अब की बार हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तुम पीछे हटे तब तुम हारे, जब तुम पीछे नहीं हटे तब भी तुम हारे। ये सच्चाई है। ये देखिए, ये हमास ने अपनी बंदूक की नाल से लिख दिया है कि तुम टिके रहे वहां पर। तुमने कितने लाखों मतलब हजारों तुमने अलग से नरसंहार किया, 5000 से ऊपर फिलिस्तीनी सिविलियंस को मार दिया। कमल अडवान हॉस्पिटल के जो हॉरिफाइंग डिटेल्स आ रहे हैं, किस तरीके से मरीजों को वहां मारा गया है, कैसे उनको हैंडकफ कर करके उनको महिलाओं के कपड़े उतरवाए गए, ये सारी बातें आ रही हैं। इस सब के बीच जो कि, और इनकी ये प्लानिंग थी कि हमास को हम इस तरीके से माहौल बना देंगे कि कमल अडवान की तरफ वो लोग आएंगे और कमल अडवान में उनको हम ट्रैप करके मार देंगे। लेकिन वो कमल अडवान की तरफ आए नहीं, वो आउटर सर्कल में रहे और आउटर सर्कल से मारते रहे। वो इससे देखिए हमास के फाइटर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आई कि कैसे वो सरवाइव किए इतने दिनों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने पहले ही कह दिया था, वो जो आज हमास खुद कह रहा है कि हम लोगों का जो हायरार्की है, यानी जो ऊपर एक आदमी फिर नीचे फिर, ये तो है हमारी हायरार्की है, लेकिन हमने बहुत सारे गुरिल्ला यूनिट्स को फ्रीडम भी दे रखी थी कि अगर कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं आता है तो तुम ये करोगे। उनके कमांडर्स को पूरी आजादी थी कि तो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लोगे। ये चीज देखिए अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कुछ दिखाई पड़ी थी, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे यहां प्रैक्टिस हुई, जहां पर जब हायरार्की में टॉप लीडर्स मारे गए। इनफैक्ट आपको बताया नवंबर 2023 में जो इनका नॉर्दर्न ब्रिगेड का जो कमांडर था हमास का, वो मारा गया था। लेकिन उसके बाद जो नॉर्दर्न जो ब्रिगेड है वो जिस तरह से रिकूप की, उसने दिसंबर में ही इतने बड़े बड़े हमले करके और अल शिफा हॉस्पिटल को इजराइल ने तबाह किया। उसके बाद इजराइल के 21 सोल्जर्स सीधे मार दिए गए थे दिसंबर 2023 में।
और उसके बाद वही जो नॉर्दर्न ब्रिगेड है फिर रिकंस्टिट्यूट हुई, रीग्रुप हुई, साउथ गई, साउथ से फिर वो आई वापस सेंटर में आई, उसके बाद उसने वहाँ से फाइटर्स इकट्ठा किए, उसके बाद जो नए लड़के जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया उनको इकट्ठा किया, और उसके बाद मिलके इन लोगों ने अभी जो पूरा 1-1.5 महीना कैंपेन चला उसमें जो ये लोग लड़े हैं उसमें इन लोगों ने देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर और अर्बन इंसरेक्शन इसको उन्होंने कंबाइन किया। गुरिल्ला वॉरफेयर में आप मार के पीछे हटते हैं, और मार के पीछे हटने का हमास ने पूरे 7 अक्टूबर के बाद से इस्तेमाल किया कि मार के पीछे हटा, इजरायली सोल्जर्स पीछे आए, फिर उनको फंसा के मारा। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो उसने जो मार के वो पीछे नहीं हटता, मतलब पीछे हटना छोड़ दिया पिछले 1-1.5 महीने में कुछ इलाकों में, बेत हनून में जैसे, बार बार मारना, वहीं पर टिकना और उसके बाद मारना, फिर मारना, वहीं पर टिकना, उसके बाद मारना। इजरायली फोर्सेस ने यह सोचा था कि अभी हमास मारेगा, ये पीछे जाएगा, और हम कम से कम नॉर्थ गाजा में दुनिया को ये दिखा सकेंगे कि हमने देखिए नॉर्थ गाजा को कंट्रोल कर लिया है, यहां पर हमास के लोग आते हैं, मार के भाग जाते हैं। लेकिन हमास के लोग वहीं रहे, और आप सोचिए कैसे रहे, कुछ वहां नहीं था, वहां कोई बिल्डिंग नहीं थी, वहां सब समतल कर दिया था इजराइल ने, तो कैसे रहे? एक उसका आंसर है टनल्स में रहे। लेकिन टनल्स में भी बार बार बाहर आना, टनल से मतलब मार के टनल में घुस जाना, फिर टनल से बाहर आके फिर मारना, यह संभव नहीं है। यहां पर साइकोलॉजिकल गेम हमास ने खेला। वो लोग ऐसी जगहों पर उन्होंने चुनी, उनका जो टेरेन की जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, नॉर्थ गाजा की गली गली, चप्पे चप्पे, जबकि इजराइल ने समतल कर दिया था, उसके बाद भी उन लोगों ने ऐसे ऐसे पॉइंट्स ढूंढ निकाले। मलबों के पीछे वो लोग 6-6 दिन छुपे रहते थे मारने, और फिर वहीं से निकल के मारते थे। तो इजरायली सोचते थे कि अभी आज हमको मारा है, ये गए होंगे उधर नॉर्थ गाजा से बाहर साउथ की तरफ या सेंट्रल की तरफ, वहां से आने में इनको कम से कम 24 घंटा या कुछ तो टाइम लगेगा। लेकिन जब एक हमला हुआ, उसी के 6 घंटे बाद दूसरा हमला हो गया, उसी के 6 घंटे बाद तीसरा हमला हो गया। ये जो एक व्यापक कोऑर्डिनेशन हो, बिना किसी सेलफोन के, बिना किसी चीज के, ये एक समझदार, देखिए इन सारी चीजों को आप लॉजिकली बहुत नहीं समझ सकते। इनको आपको समझने के लिए एक फाइटर का इंस्टिंक्ट चाहिए, और इतने बड़ी संख्या में फाइटर के इंस्टिंक्ट जो वहां पर हैं, तो वो कैसे हैं? वो क्योंकि 15 साल से उन लोग यही कर रहे हैं। 2007 के बाद से हमास चुपचाप राज उसने गाजा में कभी किया ही नहीं उस तरह से, मतलब अय्याशी वाला राज जो महमूद अब्बास करता है। हमास ने पूरा उसने प्रिपरेशन किया, उसने तैयारी की, उसने एक एक फाइटर, सोचिए आप, चुना कितनी मेहनत से एक एक फाइटर जो आज लड़ रहा है कि ये देखो ये होगा तो ये उसको रिप्लेस करेगा, ये वो मारा जाएगा तो ये रिप्लेस करेगा। ये सारी चीजें पहले से तय थी, और जब सब मार दिए जाएंगे तो ये आगे आएंगे, ये इस तरह से हम नए लोगों को रिक्रूट करेंगे। ये सारी चीजें पहले से तय थी, और ये भी तय था कि तरीका, कि पहले तुम हिट एंड रन, नहीं मार के भागो, गुरिल्ला वॉरफेयर, लेकिन दूसरा अर्बन वॉरफेयर, कि तुम मार के अगल बगल कहीं छुप जाओ, फिर मारो, भागो, वहां से दूर मत जाओ, फिर मारो, फिर मारो, फिर मारो। ये जो देखिए बात है, जो 1857 में दिल्ली की लड़ाई में भी ऐसे ही हुआ था, और अंग्रेज बहुत भारी संख्या में मारे गए थे, 7 से 8 हजार अंग्रेज 3 दिनों में मारे गए थे। तो वो जो सारी चीजें हैं देखिए, वो आपके बीच वो भी हम लाएंगे। और आज का ये प्रसारण हम यहाँ समाप्त करते हैं, और कल आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।